देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद हो दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। अचानक से अन्ना हजारे ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है दोस्तों। बताएंगे कौन सी तारीख पर अनशन पर बैठने जा रहे हैं अन्ना हजारे, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिर मोदी और शाह के साथ में 58 मिनट तक हुई बैठक में राहुल गांधी ने क्यों नहीं किसी भी एक नाम को लेकर सहमति जताई दोस्तों। जानकारी आप भी हासिल करके समझेंगे कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे थे। बताएंगे क्या है पूरा मामला और उनका तर्क क्या है दोस्तों। इसी के साथ में एक छोटे से देश ने भारत के ऊपर फिर से 50% का टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। बताएंगे अमेरिका के बाद कौन है देश जो भारत को आंखें दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने क्यों अमित शाह को लेकर दुर्योधन और दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नए तरीके का बवाल मचाया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपने आप को समाज सेवक बताने वाले अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन की धमकी देना और तारीख ऐलान करना केवल एक ढकोसलेबाजी है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अन्ना हजारे का काम आरएसएस का एजेंट बनकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को केंद्र से हटाना था और वो आरएसएस के एजेंट से कम नहीं थे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोग लगातार अन्ना हजारे को नींद से जगा रहे हैं कि लोकायुक्त और लोकपाल की जो मांग करते हुए आपने आंदोलन किया था वो आज भारत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे व्यक्ति के ऊपर भी सट्टाबाजी से जुड़े ऐप के मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे दोस्तों, जिसके बाद कुछ दिन पहले जोरदार तरीके का बवाल हुआ था और ये भी खबर सामने आ रही थी कि इस्तीफा लिया गया है। ऐसे में इन चर्चाओं के बीच में एक से बढ़कर एक राज्यों के अंदर अलग अलग भ्रष्टाचारी जिन्हें बीजेपी के लोगों ने खुद कहा था दोस्तों, और आज भाजपा के साथ लेकर डोल रहे हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर अजीत पवार हो। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताने वाले और भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे अपने घर में सोए हुए हैं दोस्तों। ऐसे में अन्ना हजारे की जमकर आलोचना हो रही है कि अन्ना हजारे आजकल क्यों दिखाई नहीं देते। जब जमकर आलोचना हुई है तब ये अपडेट आती है कि अन्ना हजारे ने अहमदनगर के रालेगढ़ सिद्धि यानी उनके गांव में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लोकायुक्त कानून को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो 30 जनवरी 2026 से रालेगढ़ सिद्धि के अंदर यादव बाबा मंदिर परिसर में आमरण अनशन शुरू करेंगे। उनका मुख्य आरोप है कि महाराष्ट्र के अंदर एक मजबूत लोकायुक्त यानी लोकपाल जैसा जो राज्य में होता है लोकायुक्त, वैसा कानून बनाने में सरकार टालमटोल कर रही है और हर तरीके के हथकंडे अपनाकर स्थिति से पलटी मारने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि 2022 में लोकायुक्त विधेयक विधानसभा से और 2023 में विधान परिषद से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजकर अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, यानी राष्ट्रपति के पास भेजकर बार बार कानून को टाला जा रहा है दोस्तों। अन्ना हजारे का कहना है कि 2022 के अंदर लोकायुक्त विधेयक विधानसभा से पास किया गया था और 2023 में विधान परिषद से भी पास कर दिया गया था। वे मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और उच्च पदस्थ अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में लाकर मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी पत्र लिखते हुए लोकायुक्त कानून को मजबूत नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसे जीवन मरण का विषय बना लेंगे। राजनीतिक तौर पर इससे सत्ता पक्ष पर राजनीतिक और नैतिक दबाव के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर अन्ना हजारे बड़े दिनों के बाद 30 जनवरी 2026 को आंदोलन करने जा रहे हैं दोस्तों, यानी 2022 के आंदोलन के बाद अब 4 साल के बाद वापस लौट रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार इनको एक बार मना देती है तो ये 4-4 साल तक गायब हो जाते हैं, जबकि 2011, 12, 13 के बीच में हर 5-6 महीने के बाद आ जाते थे आंदोलन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर, ताकि कांग्रेस की सरकार गिरे और आरएसएस और भाजपाइयों की सरकार बन जाए। ऐसे में दोस्तों अन्ना हजारे अब जीवन मरण की भी चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में देखते हैं अन्ना हजारे क्या वाकई ये आंदोलन करेंगे या फिर से लोगों को गुमराह करेंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या अन्ना हजारे पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है, रत्ती भर भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी 58 मिनट तक एक कमरे में रहे दोस्तों और लगातार चर्चा चलती रही सीवीसी और सीआईसी के चयन प्रक्रिया को लेकर कि आखिर जो सीआईसी का कमीशन है और जो सीवीसी का कमीशन है उनमें किन लोगों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी 58 मिनट तक बैठे रहे और तमाम नामों पर चर्चा के बाद राहुल गांधी वहां से निकल गए दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से विरोध जताते हुए पन्ने पर लिख दिया गया कि राहुल गांधी भाजपा सरकार के द्वारा नियुक्तियों को लेकर सुझाए गए किसी भी नाम का समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद भाजपा वाले तर्क देने लगे कि क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अधिकारियों के नाम को आगे कर रहे तो राहुल गांधी क्योंकि विपक्ष में है तो वो विरोध कर रहे हैं। केवल विरोध करने के लिए राहुल गांधी ने एक भी अधिकारी के नियुक्ति को लेकर अपना समर्थन नहीं दिया। हालांकि बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ इसे लेकर चर्चाएं चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब न्यूज अखबार इंडियन एक्सप्रेस की ओर से एक रिपोर्ट छापा गया है। न्यूज अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है और बताया गया है कि राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा कि ये जो लोगों के नाम आए हैं, अधिकारियों के नाम आए हैं जिनकी नियुक्ति पर बीजेपी के लोग, भाजपा सरकार मोहर चाहती है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, उनमें सूची के अंदर कहीं भी अनुसूचित जाति यानी एससी
समाज और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी जिन अधिकारियों के नाम सुझाए जा रहे थे सीआईसी और सीवीसी में नियुक्ति को लेकर, वहां पर कहीं भी एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी दिखाई नहीं दे रहे थे, अल्पसंख्यक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राहुल गांधी ने कई सप्ताह पहले सरकार से आवेदकों के जातीय संरचना को उपलब्ध कराने के लिए बोला था। बुधवार को विवरण दिया गया। लिस्ट में केवल 7% आवेदक ही पिछड़े समुदाय से थे और जिन लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसे समुदाय से था। राहुल गांधी ने इस बैठक में गंभीरता से मुद्दे को उठाया और विस्तृत रूप से असहमति नोट दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और स्वायत्तता जिन संस्थानों की है, यानी जो संस्थान स्वायत्त है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, उनमें नियुक्तियों के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की आपत्तियों के बाद समिति के आवेदक समूह में उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों में से कुछ नियुक्तियों पर सहमति बन गई है। क्योंकि मोदी और शाह मौजूद है तो 3 में से 2 वोट तो सरकार के पास है, तो वो अपनी नियुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन सवाल ये था कि राहुल गांधी पूछ रहे थे कि आखिर एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग कहां हैं, जिस पर जवाब बीजेपी के द्वारा नहीं दिया गया और राहुल गांधी इस बात से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने जाते जाते एक चिट्ठी पर अपनी असहमति जता दी इस तरीके की नियुक्ति पर। दोस्तों, अब देखते हैं जो सीवीसी और सीआईसी में नियुक्तियां होगी उसमें कितने एससी, एसटी और ओबीसी समाज और ईबीसी समाज के लोग होंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही किया और देश के बहुसंख्यक आबादी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमाम कोशिश के बावजूद भारत के ऊपर अमेरिका ने जो टैरिफ लगा रखा है दोस्तों, उसे हटाने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका के टैरिफ से तो भारत पहले ही जूझ रहा था और नरेंद्र मोदी से लोगों को अब उम्मीद भी नहीं है कि वो टैरिफ हटवा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव बनाने वाला बयान दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग भी नहीं रहा ट्रंप के बयान से कि भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ को हटाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में मैक्सिको जो अमेरिका से सटा हुआ देश है दोस्तों, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका देश है, उस मैक्सिको ने भी एक ऐसा बिल पेश किया है दोस्तों, जिसमें भारत के ऊपर 50% के आसपास टैरिफ लगाने की तैयारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कदम बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नीति के दौरान किया था दोस्तों, यानी ट्रंप ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था उसी तरीके से अब मैक्सिको भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाने को लेकर तैयारी कर रहा है और उसने कानून बनाया है। अब इसे अगर बिल को पास किया जाएगा संसद के अंदर तो जल्द भारत के ऊपर एक और देश का टैरिफ लग जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके कारण कई सारे क्षेत्र प्रभावित होंगे। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों से जुड़ा हुआ पूरा सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, जूते, चप्पल, प्लास्टिक उत्पादन और स्टील के साथ साथ एल्युमिनियम से जुड़े हुए वस्तु और कांच, फर्नीचर, खिलौनों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि बिल पास करने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए मैक्सिको जैसे देश से भी यह कानून पास करवा दिया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, ट्रंप से डील कर पाना अब लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी के लोग जो ट्रंप के आने के उपरांत हवन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और अब की बात ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब देश के अंदर कई जगह पर अंधभक्त हवन भी कर रहे थे कि ट्रंप आ गया, अब मुस्लिम देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा दोस्तों, लेकिन उल्टा भारत के ऊपर ही 20 से 50% के आसपास तक का टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा दोषी अगर कोई होगा तो भाजपा वाले और उनकी नीति, क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ में हाउडी मोदी और हेलो ट्रंप जैसे प्रोग्राम, नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम करके आए थे दोस्तों, यानी ट्रंप से दोस्ती निभा रहे थे मोदी और अब ट्रंप के साथ सही से डील भी नहीं कर पा रहे। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के जो ज्यादातर सेक्टर जिसमें कपड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी सरकार की फेल होती नीति, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ममता बनर्जी खुलकर अब अमित शाह के खिलाफ निशाना साध रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी कृष्णानगर के अंदर एक रैली कर रही थी। इस दौरान वो बड़ा दावा करते हुए कहती है कि अमित शाह की 2 आंखों में से एक आंख हमको दुर्योधन की तरह दिखाई देती है और दूसरी आंखें अमित शाह की दुशासन की तरह नजर आती है। ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है दोस्तों, और कहा है कि माओ बहनों के अधिकार को छीनने की कोशिश SIR के माध्यम से की जा रही है। वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता बनर्जी ने महिलाओं से कहा कि अगर आपके नाम काटे गए तो आप अपने किचन के बर्तन का इस्तेमाल करना, अपने लिस्ट से नाम कटने के बाद पीछे मत हटना, आगे बढ़कर लड़ाई लड़ना। उन्होंने कहा कि किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान का भी इस्तेमाल करना और लड़ाई लड़ना। कुल मिलाकर दोस्तों, ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी महिलाओं को भड़का रही है। हालांकि दोस्तों, महिला वोटर ज्यादातर ममता बनर्जी के साथ में खड़े हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर जिस तरीके का बयान देते हैं दोस्तों, बंगाल की महिलाएं इस तरीके के बयान को बर्दाश्त नहीं करती और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल की
राजनीति में तभी होगा जब अमित शाह से ये रैलियां करवाई जाएंगी। और सबको पता है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं करेंगे, निशाने पर नहीं लेंगे, बल्कि अमित शाह के साथ अपना मुकाबला दिखाएंगे, जिसका फायदा ममता बनर्जी को 2021 के चुनाव में भी हुआ था, 2024 के चुनाव में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था और आने वाले चुनाव में भी होगा। यानी ममता वर्सेस अमित शाह का यह चुनाव धीरे धीरे करके बनता जा रहा है दोस्तों। और ममता बनर्जी ने ये जो बयान दे दिया दुशासन और दुर्योधन वाला, ये तो और ज्यादा भाजपा वालों को कहीं ना कहीं खटकेगा। इसके बाद भाजपा वाले कुछ अगर उल्टा बोलेंगे तो फिर ममता बनर्जी अमित शाह और मोदी को गुजरात से आने वाले व्यक्ति नेता बता देंगे और उसके बाद बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलेंगे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी को पता है कि कैसे बीजेपी से डील करना है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर एक दावा करते हैं, संसद में कहते हैं कि मैं इतने सालों से नरेंद्र मोदी के साथ में हूं। 2001 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी अपने काम से कोई एक ब्रेक नहीं लिया, कोई एक छुट्टी नहीं ली है। अमित शाह का यह दावा है दोस्तों। और उनके दावे के नीचे एक वीडियो चलाया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के बीच पर आराम से घूम रहे हैं दोस्तों। उससे पहले नरेंद्र मोदी काजीरंगा पार्क में और अलग अलग देश के नेशनल पार्क के अंदर दूरबीन लेकर कैमरा लेकर घूम रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वेकेशन पर गए हैं, इस तरीके के कपड़े भी पहने हुए हैं नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। लेकिन भाजपा वाले इसको वेकेशन, इसको छुट्टी नहीं मानते, यानी जनता को बेवकूफ मानते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेडीएस के नेता और कर्नाटका के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है दोस्तों। उन्होंने अपने खिलाफ रेप के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यानी प्रज्वल रेवन्ना कोशिश कर रहा है कि उसका मामला ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे, ऐसे जज के पास पहुंचे जो उसे राहत दे दोस्तों। लेकिन जो कार्रवाई की गई है, इससे पता चल रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना को जल्द आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यही बड़ा कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट के चक्कर लगा लगाकर जैसे तैसे अपने मामले को अभी के निचली अदालत से कहीं और ट्रांसफर करने, यानी दूसरी निचली अदालत में कहीं और ट्रांसफर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रयास अभी तो विफल हुआ है और वैसे भी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो इतनी जल्दी प्रज्वल रेवन्ना के बचने के चांस नहीं है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील उतारकर कोशिश कर रहा है रेवन्ना की जैसे तैसे बचा जाए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली दंगा के मामले को लेकर जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से आखिरकार राहत मिली है दोस्तों। काफी संघर्ष के बाद तकरीबन 5 साल के बाद उमर खालिद को जेल से छोड़ा गया है। कोर्ट ने उनकी ओर से दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनकी अपनी बहन की निकाह यानी शादी में शामिल होने के लिए उनको अंतरिम जमानत दे दी है दोस्तों। सुनवाई के बाद अदालत ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की है और आने वाले दिनों के अंदर यह बढ़ाई भी जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों घर में शादी का प्रोग्राम है, इसीलिए इजाजत दी गई है। और वैसे भी उमर खालिद के ऊपर अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं किए गए हैं दोस्तों, या फिर यूं कहिए कि चार्ज पर पूरी तरीके से यानी आरोप जो है उस पर पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हुई है और कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आया है, सजा नहीं सुनाई गई है। अभी तक लगातार ट्रायल चल रहा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर गीता पाठ करवाया गया था दोस्तों, जिसमें दावा किया गया कि 5 लाख के आसपास लोग शामिल हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई सारे बाबा इसमें शामिल हुए थे दोस्तों। ऐसे में अब जो जानकारी आई है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें एक मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोलकाता के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम के दौरान यानी गीता पाठ के दौरान सामान बेच रहा था दोस्तों। और वो मुस्लिम समाज से था, इसीलिए उसके साथ मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया गया दोस्तों और लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की, जहां पर एक व्यक्ति अपना सामान बेचने के लिए आया है और उसे पीटा जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और हर तरीके से मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इस मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए ममता सरकार ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार करवाया दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी के लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी अपने साथ में 2 आरोपियों को लेकर बैठते हैं दोस्तों और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटे मुस्लिम व्यापारी को मारपीट करने वाले दोनों लोग मौजूद थे, यानी जिन लोगों पर यह आरोप लगातार वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि ये लोग उस मुस्लिम व्यापारी के साथ मारपीट कर रहे हैं दोस्तों, जो अपना बिजनेस कर रहा था, सामान बेच रहा था। इन दोनों आरोपियों को माला पहनाकर अपने साथ में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी दोस्तों। इससे पता चलता है कि भाजपा वालों की क्या मानसिकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक कमजोर और अपने जीवन यापन करने के लिए व्यापार कर रहे किसी व्यक्ति को इस तरीके से मारपीट करना कायरता का परिणाम है और कायरता की निशानी है, ऐसे में भाजपा के लोग ऐसी कायरता दिखाने वाले लोगों का सम्मान करके कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं। अगर आप भी मानते
बताते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल कभी भी इस तरीके की राजनीति को स्वीकार नहीं करता। यही बड़ा कारण है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिल गई थी दोस्तों, लेकिन बाद में जनता ने बीजेपी को और 6 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया और 2021 में भाजपा सोच रही थी कि उसकी सरकार बन जाएगी और गोदी मीडिया वाले माहौल बनाते, लेकिन जनता ने बता दिया कि उनको भाजपा की राजनीति नहीं चाहिए। वो पश्चिम बंगाल को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर देखते हैं जिसकी मानसिकता हमेशा से सर्वधर्म संभाव वाली होती है और सब साथ में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये जो तस्वीर आई है यही पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग हमेशा से आपसी भाईचारे को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की ओर दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते भारतीय जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया दोस्तों। इसमें राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए उनके विदेश के दौरे का मजाक उड़ा रहा था भारतीय जनता पार्टी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। दरअसल हुआ ये कि ये वीडियो शेयर किया गया दोस्तों और बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर कैप्शन दिया गया कि गांधी बन के आया हूं, मेरी हरकत मगर अय्याश है, यानी इस तरीके की बातें, अभद्र बातें बोली गई दोस्तों, लिखी गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी के खुलासे से बीजेपी इतना बौखला गई है कि इस तरीके के घटियापन पर उतर आई है। जब बात निकली है तो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि गुजरात में मुख्यमंत्री के आवास में किस लड़की को चेन में बांध कर रखा जाता था, जो कि कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के पुराने नेता थे दोस्तों, उन्होंने विधानसभा के अंदर पूरी कहानी बताई थी, आप लोग को याद होगा, जिसमें मुख्यमंत्री आवास यानी नरेंद्र मोदी के आवास पर एक लड़की को चेन से बांध कर रखा जाता था। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। वो कौन सी लड़की थी जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी करवाई जा रही थी? कांग्रेस पार्टी ने यह भी एक दूसरा सवाल पूछ रहा है। तीसरा यह कि गुजरात का वो कौन सा मुख्यमंत्री रहा जिसके चीन में अय्याशी करने के बड़े चर्चे हैं? क्या बीजेपी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी क्या इस नेता की जानकारी जनता को बताएगी? ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने आना जरूरी है, आना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी पर बिलो द बेल्ट जाकर इस तरीके का अगर हमला किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी भी उस तरीके से पलटवार करेगी जैसा करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो सवाल खड़े किए उसका जवाब तो आना ही चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जो नेता हैं दोस्तों, दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने ही पूरी कहानी बताई थी, आप लोगों को याद होगा वो कहानी। और जब कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बन चुका है दोस्तों, तो बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि क्या वो कपिल मिश्रा के उस कहानी का समर्थन करते हैं जो उसने विधानसभा के अंदर बताई थी और दावा किया था कि एक गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए एक लड़की की जासूसी कराई जा रही थी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मामला काफी गंभीर है तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के अंदर एसआईआर की सीमा को बढ़ा दिया है दोस्तों, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का विशेष सघन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को शुद्धतम बनाने के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। आयोग ने कहा है कि मसौदा सूची जारी होने से पहले प्रत्येक बूथों पर पाए गए मृत और स्थानांतरित और अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल के एजेंटों के साथ साझा करें। बिहार की तर्ज पर सूची अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 6 राज्यों के अंदर एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पश्चिम बंगाल जहां पर अभी हाल फिलहाल में ही अब चुनाव होंगे, वहां पर भी क्या कुछ डेट बढ़ाया जा सकता था? दिसंबर तक, कम से कम एंड के दिसंबर तक किया जा सकता था। ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग को अब इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। हालांकि एसआईआर की अब तिथि नहीं बढ़ाने पर अब देखते हैं एसआईआर का ड्राफ्ट कब जारी किया जाता है पश्चिम बंगाल को लेकर, और जो ड्राफ्ट जारी किया जाएगा क्या वो फाइनल होगा या फिर उसमें बदलाव को लेकर भी कुछ परिवर्तन करने को लेकर भी आदेश जारी किए जा सकते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 20-20, 25-25 बीजेपी के सांसदों का एक ग्रुप पहुंच रहा है दोस्तों नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और नरेंद्र मोदी के घर पर डिनर करने के लिए। एनडीए के सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठकें चल रही है दोस्तों। आपको बता दें कि लगातार एनडीए के सांसदों के साथ मोदी की बैठक का सीधा मतलब यह है कि बीजेपी वाले अभी अपनी सरकार की मेजोरिटी यानी बहुमत को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। उनको लग रहा है कि उनकी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो कम से कम सांसदों को खुश रखो। इसके लिए नरेंद्र मोदी के साथ 20-20 सांसदों की एनडीए गठबंधन के सांसदों की बैठक करवाई जा रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस तरीके की बैठकों के बारे में। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें आजम खान को बड़ी राहत मिली है। उन पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप 2017 में लगाया गया था। सेना पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने लगाया था दोस्तों। आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उनका दावा था कि चुनावी माहौल में आजम खान ने सेना के जवानों पर टिप्पणी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 8 वर्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को अंतिम निर्णय सुनाया है दोस्तों और उनको बाइज्जत बरी कर दी गई है। यानी कोई भी सबूत बीजेपी के नेता के द्वारा नहीं दिया गया, केवल आरोप लगाए गए थे। मामला दर्ज करवाया गया था। इसी के साथ में
बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह के साथ में अक्षय खन्ना की एक मूवी काफी ज्यादा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों। इसमें पाकिस्तान और भारत के संबंधों को लेकर किसी स्टोरी कहानी के आधार पर ये मूवी बनाई गई है दोस्तों। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त भी है। धुरंधर मूवी को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के द्वारा बैन कर दिया गया है दोस्तों, यानी गल्फ के जो देश है वहां पर बैन कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये दिया गया है कि ये जो मूवी बनाई गई है, फिल्म बनाया गया है, पाकिस्तान विरोधी नैरेटिव को दिखाता है और पाकिस्तान के विरोध में नैरेटिव दिखाने का आरोप लगाते हुए GCC यानी गल्फ के देशों के द्वारा बैन लगा दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि धुरंधर मूवी को लेकर अलग अलग तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर एक और इस फिल्म के अंदर IC 814 हाईजैकिंग का मामला और 2001 के इंडियन पार्लियामेंट पर हुए अटैक का मामला उठाया गया है। तो और भी कई तरीके की स्टोरी है दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच में जो जासूसी का युद्ध होता है उस तरीके की पूरी एक मूवी है, प्लॉट है। इसमें कई सारे सीन को लेकर आपत्ति जताई गई है और जो ओवरऑल नैरेटिव है उसे लेकर GCC मानता है कि पाकिस्तान के विरोध में है। कुल मिलाकर दोस्तों गल्फ देशों में भारत की फिल्में भी काफी ज्यादा चलती है। ऐसे में अगर इसे बैन लगाया जा रहा है तो अच्छा खासा नुकसान इस फिल्म के बैनर और प्रोडक्शन की कंपनियों को होगा दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के एक जज ने आदेश जारी किया दोस्तों पवन कुमार शर्मा की ओर से उत्तर प्रदेश के बहराइच वाले मामले को लेकर, यानी राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले को लेकर जो 2024 का मामला हुआ था दोस्तों, उस पर सरफराज जो मेन आरोपी बताया जा रहा है उसे फांसी की सजा सुनाई है और जो बाकी 9 अन्य लोग हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं दोस्तों उन्हें आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। ऐसे में राम गोपाल मिश्रा को लेकर दावा किया गया था कि दर्दनाक हत्या की गई है। हालांकि दोस्तों इस पर बहराइच पुलिस ने 13 तारीख 10वां महीना 2024 को कहा था कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो भ्रामक है और मृतक को करंट नहीं लगाया गया। तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातें जो थी वो एकदम गलत है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगना बताया गया है, जबकि आदेश जो जारी किया गया जज के द्वारा दोस्तों इसमें हत्या के कई तरीके के कारण बताए गए और अत्यंत ही निश्चल प्रकृति का बताया गया। और पुलिस ने जिस बात का खंडन किया था उस बात को कोर्ट के जज ने अपने आदेश के दौरान कहा है। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट सही बोल रहा था या फिर पुलिस वाले सही बोल रहे थे। उनका जो ऑफिशियल बयान आया था पवन कुमार शर्मा ने जो आदेश जारी किया है दोस्तों उसमें मनुस्मृति के एक श्लोक का जिक्र किया गया है दोस्तों। सवाल ये उठता है कि भारत में इतने सारे केस को लेकर आदेश आते हैं, हर केस के अंदर जज के द्वारा एक ऑब्जर्वेशन आता है, तो फिर ये मनुस्मृति को कोट करने की क्या जरूरत पड़ गई। कुल मिलाकर दोस्तों जज को लेकर अब कई सारे सवाल भी उठेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।